हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल डिकोड द लॉ। एंड आज हम लोग समझेंगे दैट कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद एंड आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, इंडियन एविडेंस एक्ट, जो सारा बाकी और एक्ट्स है इंडिया में, उन सारे में क्यों सेक्शन है यानी कि धारा है। ठीक है, सो सेक्शन यानी कि धारा एंड अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल, इन दोनों में डिफरेंस क्या है एंड क्यों कॉन्स्टिट्यूशन में एंड और एक एक्ट दैट इज लॉ ऑफ लिमिटेशन एक्ट, क्यों यहाँ पर आर्टिकल को इनकॉर्पोरेट किया गया है, इसको हम लोग समझेंगे। एंड अक्सर ये क्वेश्चन जुडिशरी इंटरव्यू में पूछा जाता है दैट धारा एंड अनुच्छेद में डिफरेंस क्या है। वो लोग पूछ लेते हैं आपका जीके टेस्ट करने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये एक मदर लॉ ऑफ इंडिया है। सो मदर लॉ ऑफ इंडिया मतलब जो एक्ट से बाकी और सारा एक्ट्स का जन्म हुआ है। सो मदर लॉ मतलब वो सबसे बड़ा है एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इसके ऊपर मतलब इसको एक फाउंडेशनल बेस बनाकर जो बाकी सारा और एक्ट से लाइक आईपीसी दैट इज इंडियन पेनल कोड, सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, सीपीसी दैट इज कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एंड और भी बहुत सारा एक्ट से इसका जन्म हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन को एज ए फाउंडेशनल बेस रख के। कॉन्स्टिट्यूशन जानने से पहले आप लोगों को दो डेट याद रखना ही रखना है, दैट इज 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर को हमारा ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये बनकर तैयार हुआ था एंड 26 जनवरी 1950 जो है इस डेट पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरा इंडिया में लागू होना चालू हो गया था। मतलब इनैक्टमेंट हुआ था 26 जनवरी एंड 26 नवंबर में कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हुआ था। एंड ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसका एक ब्रीफ हिस्ट्री जान लेते हैं। एंड एक और डेट है दैट इज 24 जनवरी 1950। इस डेट में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया था इसका जो ड्राफ्ट है तैयार किया गया था एंड ये जो ड्राफ्ट था इसका 3 कॉपी बनाया गया था। जो 3 कॉपी था उसमें एक कॉपी पूरा इंग्लिश में लिखा गया था एंड हैंड रिटन था, मतलब पूरा का पूरा हाथ से लिखा गया था। एंड एक कॉपी था पूरा इंग्लिश में एंड जो सेकेंड कॉपी था वो जो इंग्लिश कॉपी बना गया था ओरिजिनल उसका जेरोक्स था, मतलब प्रिंट था। ठीक है, एंड जो थर्ड कॉपी था उसको लिखा गया था हिंदी में। एंड ये जो ऑल 3 कॉपीज है इसको साइन किया गया था बाय द ऑल द मेंबर्स ऑफ द असेंबली। जो असेंबली का मेंबर थे उनके द्वारा साइन किया गया था। एंड जब ये कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इसमें टोटल 395 आर्टिकल्स था, 22 पार्ट्स था एंड 8 शेड्यूल था। एंड आज के तारीख में कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 448 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स है। एंड कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 105 अमेंडमेंट हो चुका है एंड जो लास्ट अमेंडमेंट था वो हुआ था 2021 में। जो EWA सर्टिफिकेट है दैट इज इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, मतलब जो इंसान जनरल कास्ट में आते हैं एंड ये जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का जो सर्टिफिकेट है इसको अप्लाई करके मतलब इसको मिल जाने के बाद जो जनरल कास्ट के लोग हैं उनको भी कोई सुविधा और रिजर्वेशन मिल सकता है। ओके, सो इस टॉपिक का जो मुद्दा है दैट कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल क्यों होता है एंड बाकी सारे जो और एक्ट्स और कोड्स होते हैं वहाँ पर सेक्शन क्यों होता है। सो जिस लॉ को एक आधार बनाकर बाकी और सारा एक्ट्स का जन्म होता है वहाँ पर आर्टिकल रहता है एंड जो सारा और छोटा मोटा एक्ट्स है वहाँ पर सेक्शन रहता है। एंड और एक चीज़, ये जो आईपीसी सीआरपीसी है ये सारा एक्ट्स को प्रोसीजरल लॉ एंड सब्सटेंटिव लॉ में डिवाइड किया गया है। प्रोसीजरल लॉ मतलब जो प्रोसीजर बताता है एंड सब्सटेंटिव लॉ मतलब जो एक ऑफेंस का पनिशमेंट एंड डेफिनेशन बताता है। सपोज मानो कि आप चोरी किए हो, सो चोरी का जो सेक्शन है वो आईपीसी में दिया गया है। क्या करने से चोरी होगा इसका जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स रहता है वो आईपीसी में बताया गया है। एंड अगर वो सारा एसेंशियल एलिमेंट्स का फुलफिल हो जाता है देन जो थेफ्ट का सेक्शन बताया गया है आईपीसी में दैट इज 378, इसका प्रोविजन लागू हो जाएगा। सो आईपीसी एक सब्सटेंटिव लॉ है जो सिर्फ डेफिनेशन देता है, मतलब बताता है क्या करने से कौन सा ऑफेंस कमिट होता है। एंड सपोज आपने चोरी किया है एंड आपको तो पनिशमेंट देना पड़ेगा, राइट। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा, इंक्वायरी होगा एंड उसके बाद ट्रायल होगा। एंड ये जो प्रोविजन और प्रोसीजर बताया गया है ये कहाँ पर दिया गया है, ये सीआरपीसी पर दिया गया है। सो सीआरपीसी एक प्रोसीजरल लॉ है, ये प्रोसीजर बताता है, प्रोसेस बताता है। एंड आईपीसी सब्सटेंटिव लॉ है, ये सिर्फ डेफिनेशन देता है। ठीक है, एंड इसी तरीके से जो सारा सिविल मैटर्स होता है, सिविल मैटर मतलब टाइटल सूट एंड रिकवरी सूट,
सपोज कोई इंसान घर बनाना चाहते हैं एंड वो इंसान घर ना बना पाए, आप क्या करते हो, इंजंक्शन जारी कर देते हो। सो ये सारा जो प्रोविजन है, ये सारा जो केसेस है, इसको सिविल केस बोला जाता है। सो खास करके जो डाइवोर्स के मैटर्स होते हैं, जो ज़मीन से जुड़ा हुआ मतलब लैंड रिलेटेड मैटर होता है, उसको बोला जाता है सिविल मैटर। एंड और सारा एक्ट्स लाइक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, सपोज आप मुझसे कॉन्ट्रैक्ट करते हो दैट 2 महीना आप मेरे घर पर काम करोगे, ठीक है, एंड 10 दिन नहीं होता है, आप उस कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ के भाग जाते हो, एंड ये जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इसके लिए तो मुझे एक सूट फाइल करना पड़ेगा, एंड ये कहाँ पर होगा, सीपीसी में होगा, दैट इज कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में होगा, ठीक है। यहाँ पर भी हम लोगों को सेक्शन मिलता है एंड सीपीसी में ऑर्डर एंड रूल्स भी मिलता है। अभी आप सिंपल सी टर्म में ये समझ लीजिए दैट सपोज ये एक कार है, ठीक है, एंड इस कार में कोई भी इंजन वगैरह कुछ नहीं है, एंड आपको सिर्फ एक कार दिया गया है। क्या ये कार चल पाएगा विदाउट एनी काइंड ऑफ इंजन? नहीं चल पाएगा, राइट। एंड ये कार कब चल पाएगा? जब आप इसमें कोई इंजन डालते हो तभी ये कार मूव कर पाएगा, यानी कि एक जगह से और जगह जा पाएगा। सो सब्सटेंटिव लॉ मतलब समझ लीजिए जो सिर्फ प्रोविजन को बताता है, एंड प्रोसीजरल लॉ मतलब इस कार का इंजन जो है वो एक प्रोसीजर है, वो प्रोसेस बताता है कोई ऑफेंस कमिट करने पर वो इंसान को पनिशमेंट दिलवाने के लिए कौन सा प्रोसेस का फॉलो करना पड़ेगा, एंड वही काम करता है प्रोसीजरल लॉ, ठीक है। सो इस वीडियो को समराइज करते हैं दैट एक्ट वहाँ पर रहता है जो एक्ट एक मदर एक्ट है एंड उसको एक आधार बनाकर और फाउंडेशनल बेसिस बनाकर बाकी और सारा जो छोटा मोटा एक्ट्स है उसको बनाया गया है, वहाँ पर आर्टिकल रहता है, एंड जो सारा एक्ट्स को बनाया गया है एक बड़ा एक्ट को फॉलो करके वो सारा एक्ट्स में सेक्शन रहता है, ठीक है। एंड जो लॉ ऑफ लिमिटेशन एक्ट है वहाँ पर भी आपको आर्टिकल देखने को मिलेगा। आर्टिकल क्यों है? बिकॉज लॉ ऑफ लिमिटेशन हर एक एक्ट पर लागू होता है। सपोज आज आपके घर चोरी हुआ है, ठीक है, एंड आप 20 साल बाद उस चोरी के लिए एक केस फाइल कर रहे हो, क्या इस केस को कोर्ट एक्सेप्ट करेगा? डेफिनेटली नहीं करेगा, राइट। एक केस फाइल करने के लिए जो टाइम लिमिट बताया गया है उस टाइम लिमिट के अंदर में ही आपको केस फाइल करना पड़ेगा, नहीं तो वो केस एक्सेप्टेड नहीं होगा। ये सारा प्रोविजन लॉ ऑफ लिमिटेशन एक्ट में बताया गया है, एंड लिमिटेशन उस हर एक एक्ट में जो प्रोविजन बताता है वहाँ पर एप्लीकेबल होता है। सो इसलिए लिमिटेशन एक्ट में आर्टिकल होता है। एंड और एक चीज़ आपको छोटा करके बता देती हूँ दैट एक पर्सनल लॉ भी होता है। पर्सनल लॉ मतलब एक हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ। सो जो इंसान हिंदू है उनके ऊपर हिंदू लॉ एंड मुस्लिम के ऊपर मुस्लिम लॉ लागू होता है। एक हिंदू के मैरिज डाइवोर्स के लिए हिंदू लॉ अप्लाई होता है, एंड एक मुस्लिम के लिए जो मैरिज एंड डाइवोर्स रिलेटेड मैटर है जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है वो अप्लाई होगा। एंड और एक चीज़, ये जो हिंदू मैरिज एक्ट है इसको और कुछ कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। और एक चीज़, जो इंसान का स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी हुआ है उस इंसान का डाइवोर्स भी फाइल करना पड़ेगा अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट। मतलब जो एक्ट के अंदर में शादी हो रहा है उस एक्ट के अंदर में ही डाइवोर्स फाइल करना पड़ेगा। एंड जो इंसान का हिंदू मैरिज एक्ट का जो प्रोविजन बताया गया है वो फॉलो करके शादी हुआ है उस इंसान का डाइवोर्स के लिए हिंदू मैरिज एक्ट ही लागू होगा। ऐसा नहीं है दैट आपका मैरिज हुआ है स्पेशल मैरिज एक्ट में एंड आप डाइवोर्स करने चले हिंदू लॉ में, तो ऐसा नहीं होता है। एंड यहाँ पर भी आपको सेक्शन देखने को मिलेगा। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया है। एंड अगला वीडियो रहेगा कोड एंड एक्ट में डिफरेंस क्या है, लाइक इंडियन पेनल कोड इसको कोड क्यों कहा जाता है एंड इंडियन एविडेंस एक्ट इसको एक्ट क्यों कहा जाता है, ये वाला वीडियो नेक्स्ट रहेगा। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।